हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे डिसीजेज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले देखते हैं अपेंडिसाइटिस के बारे में। ठीक है, अब अपेंडिसाइटिस का सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि अपेंडिसाइटिस के बारे में बताओ या फिर उंडुक पुच्छ शोथ के बारे में बताओ। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें हिंदी का नाम भी थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि भाई अपेंडिक्स की एनाटॉमी क्या होती है। तो पता हो गया अपेंडिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले देखो कि ये जो अपेंडिक्स है दैट इज़ अ नैरो ब्लाइंड एंड ट्यूब। ठीक है, दैट इज़ अटैच टू द पोस्टीरियर मीडियल एंड ऑफ द सीकम। ठीक है, तो ये जो सीकम के कौन से एंड पे अटैच होती है, पोस्टीरियर पीछे और मीडियल वाली साइड एंड के, वहाँ पे ये एक नैरो ब्लाइंड ट्यूब यानी जिसका एक ही पासा खुला होता है, दूसरी साइड पे कोई भी इसका ब्लाइंड ट्यूब तुम्हें बताइए क्या होता है। ठीक है, और ये पतली सी ट्यूब होती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी लोकेशन देखें एब्डोमेन में कहाँ लाया करती है, तो हमने जो 9 रीजन्स तो पढ़े हुए हैं उसमें से ये राइट इलियक फोजा में लाए करती है। ठीक है, हमें थोड़ा पता होना चाहिए इस बारे में भी। चलो पता चल गया। अब थोड़ा सा हम और थोड़ा बेसिक से देखेंगे कि जो अपेंडिक्स है, अब देखो अपेंडिक्स जो है उसका क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है टिप, ठीक है, दूसरा होता है बेस। अब बेस कहाँ होता है, जो सीकम के साथ अटैच होता है। टिप कहाँ होती है, ये होती है। अब जो बेस होगा वो तो एक ही जगह पे रहेगा, उसका कांस्टेंट पोजीशन है, यानी कि वो सीकम के साथ अटैच ही रहेगा। जो टिप है अब वो कहाँ जाएगी, अब वो हिलती जुलती रहती है, वो अलग अलग डायरेक्शन में रहती है। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा हमें ये अपेंडिकुलर पोजीशंस के बारे में पता है, बट ज़्यादा हम डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ देखेंगे कि इसमें 2 मेन जो कॉमन पोजीशंस हैं वो कौन से। एक रेट्रोसिकल पोजीशन है, यानी कि वो 12 क्लॉक पोजीशन में, 12 क्लॉक जो पोजीशन डायरेक्शन है उसमें वो लाया करता है। ठीक है, और एक है पेल्विक जो सेकंड मोस्ट कॉमन है, वो है 4 o'clock डायरेक्शन में लाया करता है। बाकी तुम्हारा दिल हो तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो अपेंडिक्स का बेस होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है। हम आगे देखेंगे कि किधर किधर, थोड़ा डायग्राम वगैरह भी देखेंगे, बट सबसे पहले देखते हैं कि अपेंडिक्स का जो बेस है, हम देख रहे थे जो अपेंडिक्स का बेस होता है वो किधर होता है। तो अपेंडिक्स का बेस जो होता है वो मैकबर्नीज पॉइंट के ऊपर लोकेटेड होता है। अब मैकबर्नीज पॉइंट क्या होता है ये तुमको याद होना चाहिए कि ये इट इज़ अ जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड अम्बिलिकस। अच्छा, अब देखते हैं कि कहाँ पे मैकबर्नीज पॉइंट होता है। अरे हाँ, ये रही डायग्राम, देखो अब ये रही हमारी क्या, अम्बिलिकस। ठीक है, ये रहा हमारा एंटीरियर इलियक स्पाइन। हमने क्या बोला था, लेटरल कितना, लेटरल रहता है 1/3, लेटरल 1/3, और मीडियल कितना 2/3, और एक लाइन ज्वाइन कर रही है एंटीरियर इलियक स्पाइन से लेके अम्बिलिकस, तो उसके बीच का जो जंक्शन होता है इन दोनों पॉइंट्स का उसको क्या बोलते हैं आप, मैकबर्नीज पॉइंट। तो हमें पता चल गया कि जो मैकबर्नीज पॉइंट क्या होता है और मैकबर्नीज पॉइंट पे क्या लाया करता है, अपेंडिक्स का बेस लाया करता है। समझ गए, बहुत आसान था। चलो, ये हमें पता चल गया कि भैया मैकबर्नीज पॉइंट क्या होता है। आगे थोड़ा बहुत अगर तुम्हें ज़्यादा अंदर जाना हो तो तुम देख सकते हो कि इसकी जो लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर सेरोसा होती है, मिडल लेयर मस्कुलर होती है, इनरमोस्ट म्यूकोसा होती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी एक बात हमें थोड़ी सी ये याद रखनी चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू लाया करता है। ठीक है, इट हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, और अपेंडिक्स जो है दैट ऑल्सो एक्ट एज अ मेच्योरेशन ऑफ acts for maturation of beta lymphocytes and plays a role in immune mechanism। ठीक है, जहाँ पे lymphocytes हैं ऑफ कोर्स वो इम्यून मैकेनिज्म के अंदर जो है अपना रोल जो है वो प्ले कर ही रही होगी। ठीक है, एक बेसिक सी बात और याद रख लेंगे कि भैया ब्लड सप्लाई कौन सी होती है, पेंडिकुलर आर्टरी करती है। ठीक है, चलो ये हुई हमारी क्या, एनाटॉमी। थोड़ा बहुत हमने बेसिक सी जानकारी देख ली, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आते हैं हम भैया अपेंडिसाइटिस क्या होता है। यहाँ से बात शुरू होती है, अपेंडिसाइटिस क्या होता है। आइटिस है यानी इन्फ्लेमेशन है, अब किसकी है, अपेंडिक्स की है। इतना तो हमें बेसिक समझ आ चुका है, और ये भी पता है जब हम सर्जरी की वहाँ पे ड्यूटीज तरह लगाने जाएंगे तो हमें वहाँ बहुत सारे केस दिखेंगे, बहुत सारी वेरी कॉमन सर्जिकल कंडीशन है ये एब्डोमेन में। ठीक है, बहुत सारे केसेस आते हैं, देख के देखो और वहाँ पे पता करना। अब देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। तुम्हारे पास पेपर होगा, पेपर में तुम्हें थोड़ा हेडिंग बना के लिखना है, तो वैसे ही नोट्स बने हुए हैं। चलो, क्लासिफिकेशन में हमें पता है 2 तरह की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। अच्छा, एक्यूट का पता ही है तुम्हें क्या होता है, क्रॉनिक पता है सबको क्या होता है। ठीक है, जो 3 महीने से कम वो एक्यूट है, और क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय से चल रही है। ठीक है, मोर देन 3 months।
बड़ी बेसिक बात थी, क्यों बता रहे हो। चलो हम अब जो मेन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक्यूट अपेंडिसाइटिस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे नाम लिखा हुआ है KL राहुल का। भैया क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है ये याद करने के लिए कि ज़्यादातर जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस होती है वो किस एज में कॉमन होती है। तो भैया हमने जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे एक न्यूज़ आया था कि KL राहुल को क्या हो गया था, अपेंडिसाइटिस की पेन की वजह से जल्दी जल्दी एडमिट करना पड़ा था। तो KL राहुल दिमाग में रख के हम याद रखेंगे कि वो कितने साल के होंगे, 20 से 30 साल के ही होंगे, ना उससे ज़्यादा ना कम। तो ये ज़्यादा करके जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है ये सेकंड या थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। बच्चों के अंदर, एल्डर लोगों के अंदर ये अनकॉमन होता है, ठीक है। बाकी ये दोनों जेंडर्स में देखा जाता है, पर स्लाइटली ज़्यादा करके टीनेज गर्ल्स के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो हमें इतना तो याद हो गया, KL राहुल ने इतना तो याद करा दिया कि ज़्यादा करके ये कॉमन कहाँ होता है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने ये लिख दिया। आगे चलते हैं, एटियोलॉजी, क्या कारण है कि अपेंडिसाइटिस हो जाता है। थोड़ा ध्यान से देखो, कारण ये है कि मानो ल्यूमेन के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अब बताओ ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होगी। देखो अब जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये मानो एक ट्यूब है। अब ट्यूब के अंदर से अगर कुछ यहाँ पे कुछ आ जाए तब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। मानो मैंने बाहर से ज़ोर लगाया तो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है कि ये वाली चीज़ जो है ये अंदर ऐसे ट्यूब को ऐसे करके दबा दे, ठीक है। दो तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अंदर होने का सबसे जो कॉमन कॉज होता है अपेंडिसाइटिस में ऑब्स्ट्रक्शन होने का वो रहता है फीकोलिथ, ठीक है। फीकोलिथ क्या होता है, वही फीकल मैटर जो होता है वो स्टोन की तरह हार्ड होकर वहाँ पे जम जाता है, ठीक है। इट कैन बी स्ट्रक्चर और कोई फॉरेन बॉडी उस जो ट्यूब में आके अटक गई है उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा। इवन जो हमारे पास जो राउंड वॉर्म्स या थ्रेड वॉर्म्स होते हैं वो भी कॉज कर सकते हैं ल्यूमेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा मानो कि बाहर जो है, मानो सीकम के साथ होता है ना, यहाँ पे मानो सीकम का क्या हो गया, कार्सिनोमा हो गया नियर द बेस, तो वो भी क्या करेगा, अपेंडिक्स को दबा देगा, पिचक जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। क्रोहन्स डिजीज़ यानी इन्फ्लेमेशन टाइप इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है ना। तो ऑब्स्ट्रक्शन के हमने बहुत सारे कारण देखे, एक ये कॉज हो सकता है जो अपेंडिसाइटिस को कॉज कर सकता है, ठीक है। ये एक छोटी सी फोटो है जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं जो अपेंडिक्स है वो इन्फ्लेम हो रखी है, ठीक है। मैकबर्नीज पॉइंट हमने देख लिया, ये भी देख लिया हमने, ठीक है। मैकबर्नीज पॉइंट का एक थोड़ा दूसरा उदाहरण। चलो सेकंड कॉज देखते हैं, वो क्या है, डाइट। एक देखा हमने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमेन विच कैन बी द कॉज। सेकेंड हम देख सकते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो कॉजेज़ हो सकते हैं वो भी देखते हैं। इट कैन बी ड्यू टू बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे कि मानो इकोलाई है, एंटेरोकोकाई है, प्रोटियस है, सीडोमोनास है ना, ये क्या करते हैं, ये विच प्रोड्यूस डिफ्यूज इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स एंड कॉज अपेंडिसाइटिस। तो जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज इसकी वजह से भी होता है कि अपेंडिक्स अगर इन्फ्लेम हो जाए देन हमारे पास ये डिजीज़ हो सकती है। तो हमने देख लिए दो तरह के पहले कॉजेज़, एक जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमेन की वजह से होता है, दूसरा जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है, ठीक है। तीसरा जो डाइट है दैट कैन ऑल्सो कॉज अपेंडिसाइटिस। जैसे अगर कोई इंसान ज़्यादा करके मीट रिच डाइट लेता है, ठीक है, तो अगर अपेंडिसाइटिस है तो उसको होने के चांसेस भी हैं, और मतलब तुम उस कंडीशन पे हो तो वो एग्रेवेट तो करेगा ही। बट इफ़ पर्सन टेक्स फाइबर रिच डाइट, ठीक है ना, तो वो प्रोटेक्ट करता है बंदे को अपेंडिसाइटिस से। ये थोड़ा सा एक छोटा सा और पॉइंट ऐड कर लेंगे। बाकी हेरिडिटी भी मैटर करती है। अगर हमारे पास फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर ऑलरेडी अर्लियर हमारे पास केस है अपेंडिसाइटिस का, तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, खाना पीना आहार विहार जो है वो उस हिसाब से करना चाहिए। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखें तो ज़्यादा करके ये मिडिल क्लास या रिच लोगों के अंदर ही कॉमन होती है, ठीक है। तो ये हमने देखे इनके कॉजेज़। बाकी एक थोड़ा सा अगर हम पैथोलॉजी वगैरह लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जैसे कि मानो यहाँ पे एक फीकोलिथ के साथ उन्होंने बता दिया है कि व्हेन देयर इज़ अ क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन बाय फीकोलिथ, ठीक है। हमारे पास अपेंडिक्स थी, उसके अंदर फीकोलिथ जो है वो जमा हो रखा था, मतलब है ना, तो क्या हुआ, कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा देन देयर विल बी इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे जो लिम्फोइड हमने पहले देखा था, लिम्फोइड टिश्यू यहाँ पे भरे पड़े होते हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी ऑफ म्यूकोजल एंड सब म्यूकोजल लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड। हमने पता है कि जो सिक्रीशन रहती है
इसके अंदर, वो फ्लूइड की इंट्राल्यूमिनली जो बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा। ऐसे प्रेशर लग रहा है बाहर को, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर की वजह से समटाइम्स देयर विल बी म्यूकोजल इस्कीमिया। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब इंट्राल्यूमिनल बाहर को प्रेशर लग रहा था तो जो ब्लड वेसल्स थी वो क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, तो ऑक्सीजन जो सप्लाई थी उस एरिया को वो क्या हो गई, कम हो गई या बंद हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ, म्यूकोजल इस्कीमिया हो गया। अब जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है ना, ब्लड पहुँच नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह होगा, अगर उसका इन्फेक्शन वहाँ, मतलब वो भी वन ऑफ द कॉज है, या फिर वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा उनका ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। जो बैक्टीरिया है उसका जो है ओवर ग्रोथ हुआ, तो क्या हुआ, वॉल जो है वो वीक हुई पहले, फिर वो रप्चर हो गई, उसके बाद वहाँ पे नेक्रोसिस और परफोरेशन हो जाती है। तो ये पैथोजेनेसिस में आ सकता है। बाकी जैसे हमें बताइए, अब जो इंट्राल्यूमिनल जो प्रेशर था, क्योंकि हमें पता है जो अपेंडिक्स होता है दैट इज़ कॉन्टीन्यूसली फिल्ड बाय अ म्यूकोस, ठीक है ना, तो इवेंचुअली जब वो इंक्रीज़ होता रहता है तो ये सब इसका कारण बन जाता है अपेंडिसाइटिस में, ठीक है। चलो ये इतना आया तो ठीक है, तुम लिख दो अगर तुम्हें पैथोलॉजी आता है वहाँ पे सवाल में, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हो। अब आता है जो मेन पार्ट है, वो है क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। डिटेल में इतना इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि सिलेबस में तुम्हारा लिखा नहीं है पैथोलॉजी, ठीक है। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर, सबसे कॉमन क्लिनिकल फीचर होती है इसमें पेन, ठीक है। पेन इसमें बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होगा, प्लस कॉलिकी पेन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो पेन होता है विच इज़ इनिशियली फेल्ट ऑन द अम्बिलिकल रीजन। अब इसमें क्या होता है, जो पेन है उसका भी एक हिसाब है कि ये सबसे पहले तुम्हें अम्बिलिकल रीजन में तुम्हें फील होने वाली है। तुम बोलोगे ओ तुम्हें तो अम्बिलिकस में पेन हो रही है, पर कुछ घंटे बाद दैट विल लोकलाइज टू राइट इलियक फोजा, ठीक है, वो राइट इलियक फोजा में होना शुरू हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा था, सबसे पहले जो हमें अम्बिलिकल में पेन फील हुई वो दैट इज़ ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ अपेंडिक्स। वो अपेंडिक्स डिस्टेंड हो रही थी, जिसकी वजह से तुम्हें सबसे पहले अम्बिलिकस में पेन, जो अम्बिलिकल रीजन है वहाँ पे तुम्हें पेन फील हुई। अब इसे याद रखना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, विसरल पेन बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो पेन जब राइट इलियक फोजा में जाने लग गई, तो वो क्यों हुई, दैट इज़ ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ पेराइटल पेरिटोनियम। आसपास जो पेरिटोनियम था उसके अंदर भी इन्फ्लामेशन हो गई, तो उसमें पेन होना शुरू हो गई, तो इसको हम बोलते हैं सोमेटिक पेन, ठीक है। चलो आगे, अब ये एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, शिफ्टिंग पेन है एक्यूट अपेंडिसाइटिस की, तो इसे हम माइग्रेटरी पेन भी बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल सिम्टम है एक्यूट अपेंडिसाइटिस का, जिसमें तुम्हें ये मिला, ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस का केस है। दूसरी बात, इसमें मिलता है तुम्हें एनोरेक्सिया। इन एवरी केस यू विल सी दैट पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम एनोरेक्सिया, उसे भूख जो है कम लग रहा है या उसे नहीं दिल कर रहा है उसका खाने को। फिर हम पेशेंट से दूसरे तीसरी जो क्लिनिकल सिम्टम इसमें आता है वो आता है वॉमिटिंग। हम पेशेंट से पूछेंगे भैया तुम्हें उल्टी वगैरह हुई कि नहीं हुई। यूजुअली एडल्ट्स के अंदर जो वॉमिटिंग होती है वो एब्सेंट होती है, टीनेजर्स के अंदर वो फ्रीक्वेंटली वॉमिट करते हैं। चौथी चीज़ जो अपेंडिसाइटिस के पेशेंट को हम पूछेंगे वो पूछेंगे पायरेक्सिया, यानी कि आपको टेम्परेचर आया या नहीं आया, ठीक है। पेशेंट को बुखार आता है, इसमें टेम्परेचर अराउंड 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। अब मानो अगर पेशेंट को पहले पेन हो रहा है, उसके बाद वॉमिटिंग हो रहा है, देन उसे बुखार आ रहा है, तो यहाँ पे इस पूरा जो ये प्रोसेस है, इन तीनों सिम्टम्स को मिला के हम क्या बोल देते हैं, मर्फिस ट्रायड, ठीक है, या मर्फिस सिंड्रोम। मर्फिस साइन इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये तुम्हें ध्यान रखना है, वो एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस में मिलता है। यहाँ पे मर्फिस ट्रायड मिलता है या फिर मर्फिस सिंड्रोम मिलता है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है बस। अभी यही चीज़ तुम क्या करो, अब जब तुम्हारा ड्यूटी लगता है तो पेशेंट को अगर तुम पूछोगे तो तुम और ढंग से याद कर पाओगे इस चीज़ को और ढंग से समझ पाओगे अपेंडिसाइटिस को, ठीक है। तो अगली बार जब ड्यूटी लगे, वार्ड वगैरह में जाओ या तुम्हारा इमरजेंसी में ड्यूटी लगे, तो उनसे पूछो कि तुम्हें क्या बुखार आया, तुम्हारी पेन कैसे है, वहाँ फील करके देखो, ठीक है। आप फील करके देखते एग्जामिनेशन में क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे, पर उनसे ये पूछो तीनों सिम्टम, उल्टी आई क्या, बुखार हुआ क्या, भूख प्यास नहीं लग रही है क्या, पेन किस तरह से हुई, सब चीज़ें पूछोगे तो और मज़ा आएगा। फिर आता है बाउल फंक्शन।
इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स कुछ पेशेंट कॉन्स्टिपेशन या डायरिया डोरिया की हिस्ट्री भी दे देते हैं। अब डायरिया वगैरह कब होता है? इट अकर्स व्हेन द अपेंडिक्स इज इन पेल्विक पोजीशन। देखा ना हमने, एक पेल्विक रेट्रोसिकल। तो अगर पेल्विक पोजीशन में अपेंडिक्स होती है तो समटाइम्स देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ डायरिया। ठीक है, ये भी पूछना है। हेमाटोयूरिया, यूरिया मतलब हेमाटो मतलब खून, यूरिया मतलब यूरिया में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अनकॉमन है, बट ये क्यों होता है? दिस इज़ जब भी रेट्रोसिकल अपेंडिक्स होगा उसके अंदर इन्फ्लामेशन हुआ होगा तो हमें हेमाटोयूरिया जो है उसका सिम्टम देखने को मिलेगा। क्योंकि वो उससे क्या होता है, क्योंकि वो क्या करेगी, इरिटेट कर देती है यूरेटर को इन द रेट्रोसिकल पोजीशन, जिसकी वजह से हेमाटोयूरिया हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी हमें जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस के जो सिम्टम्स हैं, फीचर्स हैं, वो भी हमें मिल सकता है, पर ये हमें तभी मिलेंगे जब देयर विल बी अपेंडिक्स जो है वो रप्चर हो गई है या वहाँ पे परफोरेशन वगैरह हो गया है ना। और ये ज़्यादा करके जो है एल्डर पेशेंट में होता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं आगे एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम एग्जामिनेशन कैसे करें अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट का, कि उसके अंदर जो हम देखेंगे पल्स, जो पल्स होती है वो यूजुअली या तो नॉर्मल मिलेगी या थोड़ी सी एलिवेटेड मिलेगी। अगर हमारे पास पल्स जो है वो 100 पर मीटर से ज़्यादा है तो ये सजेस्ट करती है दैट देयर इज़ वो रप्चर हो चुका है और देयर इज़ अ स्प्रेडिंग पेरिटोनाइटिस। ठीक है, चलो अब जो इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है वो है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो हमें सबसे पहले इसमें देखना है, हम पेशेंट के हाथ लगा के देखेंगे कहाँ पे। सबसे पहले तो वैसे फुल एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करना है, बट हमें स्पेशली जो मैकबर्नीस पॉइंट था, रिकॉल करो क्या होता है मैकबर्नीस पॉइंट, देखा था हमने, उसके अंदर हमें टेंडरनेस मिलेगी। मतलब हम हाथ लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, दर्द होगी। देयर विल बी रिबाउंड टेंडरनेस। अब हमें रिबाउंड टेंडरनेस क्या समझ आता है कि अगर हम थोड़ा जेंटल प्रेशर लगाते हैं मैकबर्नीस पॉइंट पे और उसको सडन रिलीज़, अपना हाथ को हम सडनली रिलीज़ करते हैं तो वहाँ पे एक्सट्रीम पेन होगा। ये कहलाता है रिबाउंड टेंडरनेस। समझिए। अब अगर आगे एग्जामिन करते हैं हम, जब हाथ लगा के महसूस कर रहे होते हैं, देन देयर विल बी जो एब्डोमेन है या वहाँ पे जो राइट इलियक फोजा, एब्डोमेन में जो राइट इलियक फोजा पार्ट है, वहाँ पे हमें गार्डिंग और रिजिडिटी, काफ़ी थोड़ा हार्ड और रिजिड महसूस होगा। ठीक है, तो देयर विल बी मसल गार्डिंग प्रेजेंट। मसल गार्डिंग आपको बताइए होगा क्या होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस, अब और मसल गार्डिंग। जब मसल गार्डिंग और रिबाउंड टेंडरनेस दोनों चीज़ें मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है, ब्लमबर्ग्स साइन। ठीक है, ब्लमबर्ग साइन। अच्छा चलो, हमें ये भी पता चल गया ब्लमबर्ग साइन क्या होता है, ये भी हम एग्जाम में लिखेंगे। अब आता है रॉवसिंग साइन। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही हम अपने लेफ्ट इलियक रीजन ऑफ एब्डोमेन में क्या करा, हमने लेफ्ट इलियक रीजन के अंदर हमने पैल्पेट किया तो वो क्या करेगा, पेन करेगा राइट इलियक रीजन में। अच्छा, ऐसा कैसे हुआ? तो ये ऐसा इसलिए हुआ, इट इज़ ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉलोनिक गैस एंड स्मॉल बाउल कॉइल स्ट्राइक्स द इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स। ठीक है, हमने हाथ लगाया, वहाँ पे जो गैस थी वो डिस्प्लेस हो गई और वहाँ पे जो भी छोटे छोटे जो बाउल के कॉइल्स थे वो क्या हुआ, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स के साथ स्ट्राइक किए, कॉलोनिक गैस डिस्प्लेस हुई, उसकी वजह से राइट साइड में हमें पेन हुआ। हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, हमारे यहाँ जैसे मानो कोई अगर रोज़ी नाम की लड़की है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो रोज़ी है वो लेफ़्ट राइट घूमती रहती है। ठीक है, तो रोवसिंग साइन, लेफ़्ट राइट घूमना मतलब देयर इज़ अ पेन जो है वो लेफ़्ट से राइट को जा रही है। बाकी देयर विल बी हाइपरेस्थीसिया एंड शेरिन्स ट्रायंगल। अच्छा, शेरिन्स ट्रायंगल क्या होता है वो देख लेते हैं। ये देखो, ये होता है इज़ फॉर्म्ड बाय किसके साथ, अम्बिलिकस, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन प्लस प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये तीनों मिलके शेरिन्स ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हाइपरेस्थीसिया जो है हमें महसूस होगा। उसके बाद हम एक और साइन पढ़ते हैं, ये टेस्ट भी हम वहाँ पे पेशेंट के ऊपर करके देख सकते हैं कि भैया ये पॉजिटिव है कि नहीं है। सबसे पहले कॉप सोआस टेस्ट होता है। ठीक है, सोआस टेस्ट क्या मतलब होता है, इसमें क्या करना होता है, चलो एक फ़ोटो देखते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो। चलो एक और फ़ोटो दिखाते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं। ठीक है, ये है सोआस साइन। इसमें क्या करना होता है, हमने पेशेंट को लेटा दिया, किस साइड पे लेटा सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे लेटाना है हमने। फिर एग्जामिनर क्या करेगा, वो पेशेंट का जो राइट थाई है, ठीक है, लेफ़्ट साइड को हमने लेटाया, जो पेशेंट का राइट थाई है उसे क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा।
तो इससे क्या होगा, जो इलियोसोआस मसल है वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा। अगर वहाँ पे हम पेन हमें महसूस होती है, हमने ऐसा किया, एक्सटेंड किया पेशेंट का राइट थाई और वहाँ पे इलियोसोआस मसल में स्ट्रेच हुआ, अगर एक्सट्रीम पेन हमें महसूस होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो है टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। और ये वाला टेस्ट कब पॉजिटिव होता है, जब अपेंडिसाइटिस जो है वो रिट्रोसीकल अपेंडिसाइटिस होता है, ठीक है। ऑन दैट टाइम दिस टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। देख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है पेन ऑन एक्सेसिव एक्सटेंशन ऑफ द राइट थाई, पेशेंट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड, एग्जामिनर स्टैंड करेगा वाइल अप्लाइंग द काउंटर रेजिस्टेंस टू द राइट हिप, तो सोआस साइन होता है, ठीक है। तो इज प्रोड्यूस व्हेन पेशेंट इज एक्सटेंडिंग द हिप ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम ओवरलाइंग द सोआस मसल। तो इसमें क्या हुआ, अगर पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन है सोआस मसल के ऊपर जो लाया कर रही है, या फिर सोआस मसल के अंदर डिमसेल्स अगर उसमें इन्फ्लामेशन है, तो ये वाला टेस्ट जो होता है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। बट अगर पेशेंट ऑपोजिट, जहाँ पे हमने एक्सटेंड किया था अंदर को, फीटल पोजीशन में होता है, तो पेशेंट को आराम आता है। ये आप देख भी सकते हो, फोटो देख लो, ठीक है। ये सोआस मसल है, ये हमारे पास इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है और इसने पेरिटोनियम को वो कर दिया होगा, तो सोआस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एक टेस्ट और, जो है ऑब्ट्यूरेटर टेस्ट। ऑब्ट्यूरेटर टेस्ट में क्या होता है, फ़ोटो लगता है मैंने दूसरी हार्ड नहीं की, यहाँ से देख लो। ऐसा रहता है कि इसमें क्या होता है कि पेशेंट को हमने सुपाइन पोजीशन में लेटाना होता है, एज यू कैन सी ये हमने सुपाइन पोजीशन में लेटाया हुआ है। अब क्या करेंगे, एग्जामिनर क्या करेगा, फ्लेक्स करेगा थाई को और उसे इंटरनली रोटेट करेगा, ठीक है। तो जब हम उसे इंटरनली रोटेट करेंगे तो क्या होगा, जो ऑब्ट्यूरेटर मसल है ना, उसमें क्या होगी, इरिटेशन होगी, वो भी पेन करेगा। और ये वाला टेस्ट का पॉजिटिव होता है जब हमारे पास पेल्विक अपेंडिसाइटिस होती है, यानी अपेंडिक्स जो है वो 4 o'clock पोजीशन में होता है, तब ये वाला जो है कॉप्स ऑब्ट्यूरेटर टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब इसके अलावा हमने क्या करना होता है, इसके अलावा हम रेक्टल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अदर चीज़ें रूल आउट करने के लिए हो जाता है। चलो, हमने मेन जो टेस्ट थे वो हमने पढ़ लिए। कि पहली बात देखो, हमने एग्जामिनेशन इसमें इम्पॉर्टेंट है, 2-3 मर्फीज ट्रायड हमने देखा, वो लिखना इम्पॉर्टेंट है, याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है। जब हम बस एग्जामिनेशन के लिए, मानो हमें एग्जामिनेशन करना हो पेशेंट का, तो हमें ये कॉप्स ऑब्ट्यूरेटर साइन, कॉप्स सोआस टेस्ट है ना, रोवसिंग टेंडरनेस है, रिबाउंड टेंडरनेस है कि नहीं है, पेशेंट को बुखार, उल्टी, पेन कैसे हो रही है, ये सब हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक एल्वाडो स्कोर भी होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हम वाइडली यूज़ करते हैं, ये वाले स्कोर सिस्टम को देखते हैं कैसे है। इसे एक हम याद करने का तरीका होता है, क्या होता है, हम याद कर सकते हैं मेंट्रल्स, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें, क्या होता है, सबसे पहले सिम्टम देखेंगे। एम से मतलब माइग्रेटरी राइट इलियक फोजा पेन और माइग्रेशन ऑफ पेन। क्या हम देखेंगे पेशेंट को सबसे पहले कि भैया माइग्रेटरी पेन है कि नहीं है, अगर है तो हम उस पेशेंट को स्कोर 1 दे देंगे। अच्छा, फिर देखेंगे ए फॉर एनोरेक्सिया है, स्कोर 1, एन फॉर नोजिया वॉमिटिंग है, ठीक है जी, स्कोर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम साइंस देखते हैं, यानी कि जो हम एग्जामिनेशन करके देखेंगे। अब राइट इलियक फोजा के अंदर पहले पैल्पेट करेंगे, अगर वहाँ पर टेंडरनेस प्रेजेंट होगा तो हम पेशेंट को दे देंगे नंबर 2 स्कोर। फिर हमें आर से आता है रिबाउंड टेंडरनेस, अगर प्रेजेंट है तो स्कोर 1, एलिवेटेड टेम्परेचर है तो स्कोर 1, ठीक है। उसके बाद हम कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, अगर वहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि WBCs का काउंट बढ़ा हुआ है तो भी स्कोर 2 दे देते हैं। अगर हमारे पास एस फॉर शिफ्ट ऑफ WBCs टू WBC काउंट टू लेफ्ट हो रखा है, लेफ्ट शिफ्ट हमें मिल रही है, तो हम स्कोर 1, टोटल स्कोर इसमें बनता है 10। अगर हमारे पास ये स्कोर जो है दैट इज़ मोर देन 7, देन इट इज़ अ केस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है। बाकी ये छोटा सा पॉइंट है कि अगर अपेंडिक्स इज इन अ पेल्विक पोजीशन, देन देयर इज़ अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टेंडरनेस एंड रिजिडिटी इन द राइट इलियक फोसा। ये हमें थोड़ी सी बात ऐसे ही ध्यान रख लेनी है, ध्यान रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर पेल्विक अपेंडिसाइटिस है तो वहाँ पे हमें क्या टेंडरनेस नहीं मिलेगी। हम रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें टेंडरनेस किधर मिलेगी, ऑन द राइट साइड ऑफ रेक्टो वेसिकल पाउच और पाउच ऑफ डुगल्स, ठीक है।
बाकी इसमें जो कॉप्स ऑब्ट्यूरेटर टेस्ट होता है वो भी इसमें पॉजिटिव होता है, ये बात तो हम पढ़ चुके हैं। चलो भैया, आप देखते हैं हमने क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो हमने पढ़ लिए। अब इसमें देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करानी होती है। तो हमें पता ही है, जैसे हमने मेंट्रल्स में देखा ल्यूकोसाइटोसिस, तो इसमें ब्लड टेस्ट में हमें पता चल ही गया है TLC है वो इंक्रीज्ड होंगे। यूरिन टेस्ट कराना है, अच्छा कि ये किस लिए करा लेते हैं कि भैया UTI वगैरह तो नहीं है, हिमेटोयूरिया तो नहीं है। हिमेटोयूरिया देखा था ना हमने कब होता है, तो वो वाला चीज़ रूल आउट करने के लिए हम यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। बाकी हमें एब्डोमेन का एक्सरे कराना होता है कि ठीक है भैया अपेंडिसाइटिस की वजह से या फिर नॉर्मल परफोरेशन वगैरह तो नहीं है, या इंटेस्टाइन में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, फीकोलिथ है कि नहीं है। जो भी ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज़, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव तो कैसे करोगे, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ जो हैं उनको रूल आउट करने के लिए, है ना। तो ये हम दे सकते हैं। हो सकता है अगर जैसे हमने देखा था कि ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो फीकोलिथ होता है दैट इज़ वेरी कॉमन कॉज ऑफ द अपेंडिसाइटिस, तो हमें एक्सरे के अंदर एब्डोमेन का एक्सरे कराएंगे तो हमें आराम से दिखेगा वहाँ पे कि देयर विल बी डायलेटेड बाउल लूप्स और फीकोलिथ जो है राइट इलियक फोसा में प्रेजेंट है, ठीक है। गूगल करके देखोगे थोड़ा बहुत एक्सरे वगैरह तो तुम्हें आराम से दिख जाएगा। अल्ट्रासाउंड भी कराना होता है। अल्ट्रासाउंड भी इसीलिए कि भैया यूट्रिक स्टोन वगैरह तो नहीं है, पैनक्रेटाइटिस तो नहीं हो रखा, ओवेरियन सिस्ट वगैरह, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सब रूल आउट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। बाकी हमें ये भी रूल आउट हो जाता है अल्ट्रासाउंड के साथ कि कोई अपेंडिकुलर मास वगैरह या एब्सेस वगैरह तो नहीं बन चुका है ना। तो सिटी भी करा सकते हैं। तो सिटी के अंदर सिटी सेम एज एक्सरे, मतलब सॉर्ट ऑफ, तो उसमें भी हमें फीकोलिथ या डिस्टेंडेड अपेंडिक्स हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? हो सकता है अपेंडिकुलर मास बन चुका हो, अपेंडिकुलर रप्चर या एब्सेस हो जाए, ये हमारे पास इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं कि अपेंडिकुलर मास कैसा बना, रप्चर कैसे हुआ, है ना। रप्चर वैसे थोड़ा बहुत हमने देख ही लिया था उसमें जब हम पैथोलॉजी वगैरह डिस्कस कर रहे थे। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। बाकी हमने एक्यूट के बारे में ये सब पढ़ लिया। क्रॉनिक हमें पता ही है, जब सम एक्यूट अपेंडिसाइटिस अपेरेंटली सबसाइड हो जाते हैं जब एक्यूट पेन के बाद, बट इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलता है कि देयर इज़ अ थिकनिंग एंड स्कारिंग ऑफ ओल्ड हील्ड एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो उसे हम क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस बोल देते हैं, ठीक है। बाकी इसमें मैनेजमेंट में हम अपेंडेक्टोमी यानी कि सर्जिकल मैनेजमेंट, इसमें अपेंडेक्टोमी होती है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होती है, हम इमरजेंसी कंडीशन है ये, तो हम अपेंडेक्टोमी कराते हैं। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है एक्यूट अपेंडिसाइटिस का, ठीक है। उसके बाद अपेंडेक्टोमी जो है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं पे छोड़ते हैं। तो ये इतना हमने देख लिया अपेंडेक्टोमी का जो बिल्कुल प्रोसीजर है या क्या क्या किस तरीके से कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना कंप्लीट कीजिए, और कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लस अच्छी लगी है देन शेयर वेयर करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई और पर्टिकुलर टॉपिक को वीडियो चाहिए हो तो मैसेज। एंड यस, गो ऑन इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पे लाइक वाइक करो, देखो कुछ वहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें डालती रहती हूँ। और डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।